वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। चलिए बच्चों, स्टार्ट करने जा रहे हैं आप सभी के साथ आज की रिवीजन सेशन। बेटा आज हमने सबसे पहले जो टॉपिक रिवाइज करके चलना है दैट इज गोइंग टू बी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12, दैट इज अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट। बेटा अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट की अगर हम बात करके चलें, वी विल जस्ट क्विकली रिवाइज द स्टैंडर्ड। सबसे पहला आपका आता है कि हर एक स्टैंडर्ड के ऑब्जेक्टिव है स्कोप। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 बेटा किसका डील करके चलता है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 डील करके चलता है अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट, जैसे आपकी सब्सिडी, कैश इंसेंटिव, ड्यूटी, ड्रॉबैक। लेकिन देयर आर सर्टेन थिंग्स जिसके साथ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 डील करके नहीं चलता। सर कितनी? तीन। पहला, कोई भी स्पेशल प्रॉब्लम जो अराइज होती है अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट में, ठीक है, जो रिफ्लेक्ट क्या करके चल रही है, द इफेक्ट ऑफ द चेंजेस इन प्राइसेस या कोई सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन या अदर सिमिलर थिंग्स। दूसरा, अगर कोई भी गवर्नमेंट असिस्टेंस है जो कि अदर देन इन द फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट ग्रांट है। और तीसरा, अगर गवर्नमेंट की क्या है बेटा, ओनरशिप है या पार्टिसिपेशन है ओनरशिप के अंदर, तो इन तीन सिचुएशंस के अंदर एएस 12 जो है वो नहीं लगाया जाता। ठीक है सर। अगला क्या आता है? डेफिनेशन। सर गवर्नमेंट ग्रांट की जो डेफिनेशन दी गई है वो दी गई पैराग्राफ नंबर 3.2 में। क्या कहते हैं? व्हाट इज गवर्नमेंट ग्रांट? गवर्नमेंट ग्रांट इज द असिस्टेंस, इस फॉर्म में या तो कैश में या काइंड में, किसको दी जाती है? किसी भी एंटरप्राइज को पास्ट या फ्यूचर कंप्लाइंस के लिए विद अ सर्टेन कंडीशन। मींस दे हैव टू कंप्लाई विद अ सर्टेन कंडीशन वेदर इन द पास्ट उन्होंने कंप्लाई करा है या वो फ्यूचर में कंप्लाई करके चलेंगे। ठीक है। लेकिन कहते हैं अगर कोई भी गवर्नमेंट असिस्टेंस मिली है जिसको आप रीजनेबली वैल्यू नहीं कर सकते, या ऐसी ट्रांजेक्शंस जिसको आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते हैं नॉर्मल ट्रांजेक्शन से, ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन से, उसको गवर्नमेंट ग्रांट से एक्सक्लूड कर दिया गया। तो गवर्नमेंट ग्रांट में क्या आ रहा है? कोई भी असिस्टेंस जो कैश में या काइंड में किसको मिल रही है? किसी भी एंटरप्राइज को। किस चीज के लिए? फॉर कंप्लाइंग विद द पास्ट कंडीशंस इन पास्ट और टू कंप्लाई विद द कंडीशंस इन फ्यूचर। लेकिन कोई भी गवर्नमेंट असिस्टेंस जिसको आप रीजनेबली वैल्यू नहीं कर सकते, या कोई ट्रांजैक्शन जो है जो गवर्नमेंट के साथ होकर चल रही है जिसको आप नॉर्मल ट्रांजैक्शन से डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रहे, तो ऐसी ट्रांजैक्शन को एक्सक्लूड करा जाता है यहां से। सर अगला आता है गवर्नमेंट ग्रांट के अंदर दो अप्रोचेज है सर जो आप फॉलो करके चलते हैं। सर वन द कैपिटल अप्रोच, सर अदर वन इज द इनकम अप्रोच। सर कैपिटल अप्रोच क्या बोलती है कि यहां पर गवर्नमेंट ग्रांट को आप शेयर होल्डर फंड्स का हिस्सा मान के चलते हैं, पार्ट ऑफ शेयर होल्डर फंड आप मान के चलते हैं। ये अप्रोच कहां पर अप्रोप्रिएट है? जहां पे गवर्नमेंट ग्रांट किस नेचर की है? इज इन द नेचर ऑफ द प्रोमोटर कंट्रीब्यूशन, दैट इज इट इज गिवन विद रेफरेंस टू द टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी है अंडरटेकिंग में, या फिर कंट्रीब्यूशन कितना है टुवर्ड्स द टोटल कैपिटल आउटले। ठीक है। और बेटा ये जो है यहाँ पर कोई भी रीपेमेंट जो है ऑर्डिनरी एक्सपेक्टेड नहीं होती, रीपेमेंट नॉट एक्सपेक्टेड। क्या कह रहे हैं कि ये अप्रोच कहां पर लगेगी बेटा? जहां पर ग्रांट कैसी है? इन द नेचर ऑफ promoters contribution given with reference to total investment in an undertaking or contribution towards total capital outlay and no repayment is ordinary expected। तो इसी ग्रांट को कैपिटल रिजर्व के अंदर, और दो चीजें और एड ऑन कर देता हूं जो बाद में पढ़ेंगे। इसमें से दिस इज नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड, और दूसरा ना ही इसको डेफर्ड इनकम की तरह ट्रीट करा जा सकता है। बोलो क्या ये चीज बेटा क्लियर होती है? कैन वी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट? चलिए बेटा, सर अगर आपकी इनकम अप्रोच है, यानी गवर्नमेंट ग्रांट कैसी है इस टेकन इनकम की तरह अगर आप उसको लेकर चल रहे हो, ठीक है, तो ग्रांट को अगर आप यहां पर इनकम अप्रोच में क्या करते हैं? यू ट्रीट द ग्रांट एज द इनकम ओवर अ वन पीरियड और मोर देन वन पीरियड, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप उसको इनकम की तरह ट्रीट करके चलते हैं। और ये अप्रोच कहां लगाकर चलते हैं? इन केस ऑफ द अदर। क्लियर? चलिए सर। सर अब हमें हमारे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक, रिकॉग्निशन ऑफ द गवर्नमेंट ग्रांट। कह रहे गवर्नमेंट ग्रांट कब तक रिकॉग्नाइज नहीं करोगे? गवर्नमेंट ग्रांट इज नॉट रिकॉग्नाइज अंटिल, पहला, देयर इज अ रीजनेबल एश्योरेंस कि जो एंटरप्राइज है वो कंप्लाई करेगी कंडीशन के साथ, और दूसरा क्या है कि ग्रांट जो है वो रिसीव होगा, मीन अल्टीमेट कलेक्शन विल बी मेड। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है, तभी आप गवर्नमेंट ग्रांट को रिकॉग्नाइज करके चलेंगे। सर नेक्स्ट, जो अगर आपको ग्रांट मिल गई है तो बेटा वो कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है कि कंडीशन जो है अटैचिंग टू ग्रांट जो है वो क्या करी गई है, फुलफिल हो गई है या फुलफिल होंगी। राइट? सर अब गवर्नमेंट ग्रांट जो है वो मेजरली कितने तरीके की है? सर चार तरीके की। सर पहला, गवर्नमेंट ग्रांट जो है आपकी नॉन मॉनेटरी गवर्नमेंट ग्रांट है।
सर दूसरा, गवर्नमेंट ग्रांट जो है वो स्पेसिफिक फिक्स एसेट से रिलेटेड है। इट कुड बी अ डेप्रिशिएबल फिक्स एसेट, इट कुड बी अ नॉन डेप्रिशिएबल फिक्स एसेट। गवर्नमेंट ग्रांट जो है वो रेवेन्यू रिलेटेड है। और लास्ट वन, गवर्नमेंट ग्रांट जो है दैट इज इन द नेचर ऑफ द प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन। सर पहला केस, अगर गवर्नमेंट ग्रांट आपकी जो है वो नॉन मॉनेटरी गवर्नमेंट ग्रांट है, यानी ग्रांट आपको जो मिली है वो किसी नॉन मॉनेटरी एसेट की फॉर्म में मिली है, जैसे लैंड हो गया या कोई और रिसोर्सेज हो गया। सर देयर कैन बी टू सिचुएशंस। सिचुएशन नंबर वन, सर वो आपको मिल रही है एक कंसेशन रेट के ऊपर। एक सीधा सा एग्जांपल, एक 2 करोड़ की जमीन है, आपको 20 लाख में सरकार देकर चलती है कंसेशन रेट के ऊपर, तो आपकी जेब से जा रहा है 20 लाख। तो आप अपनी किताबों के अंदर एक्विजिशन कॉस्ट यानी 20 लाख के ऊपर आप वो रिकॉर्ड करके चलेंगे। सर दूसरा केस, ग्रांट जो है वो कैसे है, फ्री ऑफ कॉस्ट मिली है आपको, नॉन मॉनेटरी गवर्नमेंट ग्रांट मिली है फ्री ऑफ कॉस्ट। महेंद्र सिंह धोनी को रांची के अंदर एक जमीन जो है वो एलोकेट कर दी जाती है, ठीक है, वो जो जमीन वहां पर उसको एलोकेट करी गई है फ्री में, कोई पैसा नहीं लिया गया। तो ऐसी ग्रांट को हम किसमें रिकॉर्ड करके चलेंगे, एट अ नॉमिनल कॉस्ट दैट इज 1 रुपी 100 रुपी, यानी एक बुक एंट्री करने के लिए जस्ट हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं एट अ वेरी नॉमिनल वैल्यू। सर अगला केस क्या आता है, अगर ग्रांट आपकी किस रिलेटेड है, सर फिक्स एसेट्स रिलेटेड है। अगर ग्रांट बेटा आपकी फिक्स एसेट्स रिलेटेड है, सर आपको चेक करना पड़ेगा क्या सर एसेट डेप्रिशिएबल है या नॉन डेप्रिशिएबल। अगर आप कहते हैं कि सर एसेट जो है वो डेप्रिशिएबल है, सर दो ऑल्टरनेटिव। पहला ऑल्टरनेटिव, सर जो आपको अमाउंट मिला है, ठीक है, आप उसको डिडक्ट करके चलते हैं सर ग्रॉस वैल्यू में से ऑफ एसेट। किससे डिडक्ट करके चलेंगे बेटा, ग्रॉस वैल्यू ऑफ एसेट में से डिडक्ट करके चलेंगे, ताकि आप बुक वैल्यू के ऊपर पहुंचे। और जो बुक वैल्यू रहेगी आप उसको डेप्रिशिएट करके चलेंगे ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स। बेसिकली आप लोग यहां पर क्या करेंगे, मान लेते हैं कि सर मैंने एक पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट खरीदा 50 लाख रुपए, सरकार कहती है कि हम तुमको 10 लाख रुपए की क्या देंगे, ग्रांट देंगे। ठीक है, तो जब मैंने एसेट खरीदा होगा, मैंने एंट्री पास करी होगी, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक 50 लाख 50 लाख। अब मुझे जब सरकार से बेटा ये ग्रांट मिलेगी, तो मैं अपने एंट्री पास करूंगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट मींस आई विल रिड्यूस द वैल्यू ऑफ माय फिक्स एसेट बाय 10 लाख। तो मेरी किताबों में जो वैल्यू रह गई है, रिड्यूस वैल्यू इज 40 लाख। तो अब जो मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करके चलूंगा, वो मैं चार्ज किस पे करूंगा बेटा, 40 लाख के ऊपर मैं डेप्रिसिएशन चार्ज करके चलूंगा ओवर द यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। ये है आपका ऑल्टरनेटिव वन। सर ऑल्टरनेटिव टू क्या है, जहां पर आपको जो अमाउंट मिली है आप उसको डेफर्ड इनकम की तरह रिकॉग्नाइज करके चल रहे हैं। सर यहां पर क्या होगा, जब आपने एसेट खरीदा आप एंट्री पास करते हैं, सेम एग्जांपल लेता हूं, मैंने एसेट खरीदा, एंट्री पास करी होगी, फिक्स एसेट टू बैंक 50 लाख 50 लाख। सर अब मुझे गवर्नमेंट ने ग्रांट दी, तो मैं यहां पर अपने एसेट की वैल्यू को नहीं घटाऊंगा, बल्कि जो ग्रांट मिली है मैं उसको डेफर्ड इनकम की तरह ट्रीट करके चलूंगा ओवर द पीरियड ऑफ द यूजफुल लाइफ इन अ सिस्टमैटिक एंड रैशनल बेसिस। और वो सिस्टमैटिक और रैशनल बेसिस क्या कंसीडर करा जाता है, इन द प्रोपोर्शन ऑफ द डेप्रिसिएशन जो आप यूजफुल लाइफ में चार्ज करके चलते हैं। ठीक है, सर कैसे करा जाएगा, सर ये ध्यान देंगे। आपको मान लेते हैं बेटा ग्रांट मिली है 10 लाख रुपए की। सर आपको मान लेते हैं सर ग्रांट कितने की मिली है, 10 लाख रुपए की आपको ग्रांट आपको मिली है। ठीक है, जो हमने केस लिया, मान लेते हैं यूजफुल लाइफ थी 5 साल। कितनी यूजफुल लाइफ थी बेटा, 5 साल। और मान लेते हैं कि सर मेथड जो था वो था स्ट्रेट लाइन मेथड। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड आप लेकर चलेंगे तो मुझे बताइए आप कितने डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। सर 50 लाख का एसेट था, 10 लाख की ग्रांट मिली, सर कितनी आप डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे अगर 5 साल है। सेकेंड ऑल्टरनेटिव बोल रहा हूं, सर 50 लाख पे करेंगे, एसेट की वैल्यू को थोड़ा ना घटाओगे। तो 50 लाख के ऊपर अगर आप 5 साल में डेप्रिशिएट करोगे तो यू विल डेप्रिशिएट 10 लाख एवरी ईयर। अब आपको ग्रांट मिली 10 लाख रुपए की, ठीक है, तो ओवर अ पीरियड ऑफ 5 इयर्स आप इस 10 लाख को एज इनकम रिकॉग्नाइज करके चले। ठीक है, किस रेशियो के अंदर, इन प्रोपोर्शन ऑफ द डेप्रिसिएशन, जो क्या है इक्वल है हर साल। तो रेशियो क्या बन गया, 1:1:1:1:1:1। ठीक है, यानी हर साल 2 लाख 2 लाख 2 लाख। पहले साल क्या होगा, जब आपको ग्रांट मिलेगी आप अपनी किताबों में एंट्री पास करेंगे, सर बैंक अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट। सर अगले साल आप क्या करेंगे, यानी इस साल के एंड में आप क्या करेंगे, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट, यहां पर 10 लाख और 10 लाख होगा, यहां करेंगे डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट टू प्रॉफिट एंड लॉस 2 लाख। आपकी ये एंट्री क्या होगी, हर साल हो, आपकी ये एंट्री क्या होगी बेटा, हर साल हो। समझ में आया। अगर रिटर्न ऑन वैल्यू मेथड होगा तो यही आप रिटर्न ऑन वैल्यू के प्रोपोर्शन के अंदर आप एंट्री पास करके चल देंगे। सर अगला आता है कि सर अगर आपका फिक्स एसेट है लेकिन वो नॉन डेप्रिशिएबल वाला है, तो सर ऐसे केस के अंदर नाउ यू नीड टू चेक, क्या सर कोई ऑब्लिगेशन तो नहीं है पूरी करने वाली, या ऑब्लिगेशन है। सर अगर ऑब्लिगेशन नहीं है कोई टेंशन नहीं, सीधा कैपिटल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर करा, खत्म।
लेकिन सर अगर कोई ऑब्लिगेशन है, आपको कुछ सर्टेन ऑब्लिगेशन फुलफिल करनी पड़ेगी, तो सर जब भी आप किसी ऑब्लिगेशन को फुलफिल करते हैं तो उसके पीछे कुछ कॉस्ट आएगी। तो जितने टाइम पीरियड में आपकी वो कॉस्ट आएगी, कह रहे हैं आप उस टाइम पीरियड के अंदर जो कॉस्ट ऑफ मीटिंग ऑब्लिगेशन होगी इन दैट टाइम पीरियड आप प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर चार्ज करके चलेंगे। मान लेते हैं 4 साल मेरी कॉस्ट इनकम होगी, तो ओवर अ पीरियड ऑफ 4 इयर्स मैं इस ग्रांट को इनकम की तरह अपने पीएनएल के अंदर क्रिएट करके चलूंगा, रेकग्नाइज करके चलूंगा। बोलो क्लियर होता है? सर नेक्स्ट क्या आता है कि अगर ग्रांट जो है आपको जो मिलती है रिलेटेड टू फिक्स एसेट दैट इज इक्वल टू होल और वर्चुअली द होल ऑफ द एसेट, तो बेटा ऐसे केस के अंदर एसेट को आप अपनी बैलेंस शीट के अंदर नॉमिनल वैल्यू के ऊपर जो है आप दिखाकर चलेंगे। ठीक है सर। नेक्स्ट, अगर आपको ग्रांट जो मिली है वो रेवेन्यू से रिलेटेड मिली है, सर देयर आर टू ऑल्टरनेटिव्स। सर ऑल्टरनेटिव वन, आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर क्रेडिट में उसको लेकर चलेंगे एज अ सेपरेट आइटम, या फिर आप उसको अदर इनकम की तरह दिखाएंगे। सर दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या है कि जो एक्सपेंस से वो रिलेटेड है आप उस रिस्पेक्टिव एक्सपेंस से रिलेटेड एक्सपेंस से उसको कम करके चलेंगे। एक बेसिक एग्जांपल, मेडिकल एक्सपेंस स्टाफ की, हॉस्पिटल में स्टाफ की सैलरी के लिए 90 लाख रुपए की ग्रांट दी जाती है फॉर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स। ठीक है, तो अगर ये जो आपको ग्रांट मिली है वो 3 साल के लिए मिली, सर पहला तरीका, मैं इस 90 लाख को ओवर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स अपने प्रॉफिट एंड लॉस में क्रेडिट साइड में एज इनकम दिखा के चलूं, सेपरेट आइटम की तरह, या अदर इनकम में दिखा दूं। अदर ऑल्टरनेटिव, मैं स्टाफ सैलरी है तो इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में आएगा, मैं इंप्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस में से 30 लाख रुपए हर साल माइनस करके ओवर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स अपना खर्चा कम करके दिखा दूं। समझ आ गया? सर अगला, अगर गवर्नमेंट ग्रांट बेटा कॉन्ट्रीब्यूशन की नीचे, तो ऐसे सर्कमस्टांस के अंदर बेटा आप इसको कैपिटल रिजर्व में ट्रीट करके चलेंगे, यानी ये शेयर होल्डर फंड्स का बच्चे हिस्सा बनेगा। कह रहे ना तो इसको आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एज डिविडेंड, ना ही आप इसको क्या कर सकते हैं डेफर इनकम की तरह ट्रीट करके चल सकते हैं। सर अगला केस आता है रिफंड ऑफ द गवर्नमेंट ग्रांट। कह रहे जब आपको गवर्नमेंट ग्रांट मिलती है देन यू हैव टू कंप्लाई विद द सर्टेन कंडीशंस। अगर आप उस कंडीशन के साथ कंप्लाई करके नहीं चलते हैं तो गवर्नमेंट हैज द राइट टू टेक द रिफंड ऑफ द ग्रांट। और अगर ग्रांट रिफंड होती है तो बेटा रिफंडेबल बन जाती है, तो ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है अकाउंट 605 में। ठीक है, तो अब अगर ग्रांट का रिफंड होता है तब क्या ट्रीटमेंट होता है? सर हमने देखा कि ग्रांट जो है वो 4 तरीके की होती है मेजर। वन, प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन, दूसरा रेवेन्यू, तीसरा फिक्स एसेट रिलेटेड। एक एक करके डिस्कस करेंगे। सर पहला, अगर प्रमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन नेचर की ग्रांट थी तो तुमने कैपिटल रिजर्व के अंदर उसको क्रेडिट किया था, मींस आपने एंट्री पास करी थी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, राइट। अब आपका क्या होगा, जब ये ग्रांट रिफंडेबल होगी तो आप अपने कैपिटल रिजर्व के बैलेंस को घटाएंगे, तो एंट्री क्या होनी चाहिए, कैपिटल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बैंक मींस। और ये कौन बोलता है, ये मिलता है पैराग्राफ नंबर 22। याद था? बहुत बढ़िया। नहीं याद रहा कोई दिक्कत नहीं। सर अगर आपकी ग्रांट जो है वो रेवेन्यू से रिलेटेड है तो सर सबसे पहले आप क्या करके चलेंगे, अगर मान लीजिए कोई डेफर्ड क्रेडिट बैलेंस पड़ा हुआ है, जैसे मान लेते हैं भाई मेडिकल एक्सपेंसेस वाला एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, सैलरी वाला एग्जांपल ले लेते हैं, इस बार मैं टाइम पीरियड बढ़ा के 5 साल कर दूं, तो हर साल 18-18 लाख रुपए जाना चाहिए। यस और नो? 90 लाख रुपए का अमाउंट था, हर साल 18-18 लाख रुपए आप रेकोगनाइज करके चलते, या तो खर्चे में से कम या इनकम की तरफ, राइट। अब क्या हुआ, अभी 2 साल हुए, अभी कितने साल हुए, 2, तो कितना बैलेंस कम हुआ उसमें, से 36 लाख, 54 अभी भी है। अगर मान लो अब रिफंडेबल हो गया, क्या करोगे? कहते हैं सबसे पहले इस 54 को यूटिलाइज करो, सबसे पहले इस 54 को यूटिलाइज करो, फिर प्रॉफिट एंड लॉस की बारी आ जाएगी। समझ में आ गया? तो कह रहे हैं सबसे पहले आप अप्लाई करके चलेंगे अगर रेवेन्यू से रिलेटेड है अनअमोर्टाइज डेफर्ड क्रेडिट के अगेंस्ट। ठीक है, अगर रिफंडेबल अमाउंट जो है वो डेफर्ड क्रेडिट से ज्यादा है, या फिर जहां पर आपका डेफर्ड क्रेडिट है ही नहीं, तो वहां पर आप पीएनएल में इमीडिएटली चार्ज करके चलेंगे। बेसिकली डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट भी बैलेंस होगा बैलेंस शीट के अंदर डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू बैंक विद द अमाउंट ऑफ द रिफंड, या फिर आपका प्रॉफिट एंड लॉस टू क्या हो जाएगा, बैंक आपका हो जाएगा, राइट। सर आगे बढ़े, अगर आपका स्पेसिफिक फिक्स एसेट से रिलेटेड है तो सर दो सिचुएशन पड़ेगी, डेप्रिशिएबल एसेट है, नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है। सर डेप्रिशिएबल एसेट पहला ऑल्टरनेटिव में तुमने एसेट की वैल्यू को घटाया था और बैलेंस के ऊपर डेप्रिशिएशन चार्ज करी थी। सर अब क्या करा जाएगा, सर आप एसेट की वैल्यू को बढ़ाओगे, उल्टा करना है बेसिकली। ठीक है, एसेट की वैल्यू को क्या करोगे,
बढ़ाओगे तो फिक्स एसेट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, और बैंक क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब जो डेप्रिसिएशन चार्ज करी जाएगी, जितनी रिमेनिंग यूजफुल लाइफ रह गई है, तो उस रिवाइज बुक वैल्यू के ऊपर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करके चलोगे रेजिडुअल यूजफुल लाइफ पे। बोलो क्या ये चीज बेटा क्लियर होती है? डेप्रिसिएशन ऑन द रिवाइज बुक वैल्यू इज प्रोवाइडेड प्रोस्पेक्टिवली फॉर रेजिडुअल यूजफुल लाइफ। क्लियर है सर? नेक्स्ट सर, अगर आपका डेप्रिशिएबल एसेट है, ऑल्टरनेटिव टू, अगर आप फॉलो करके चल रहे हैं, यानी आपने डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट क्रिएट करी थी, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप डेफर्ड इनकम की तरह उसको ट्रीट करके चल रहे थे, तब आप क्या करने वाले हैं सर? सर ऐसे केस के अंदर जितना डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट का बैलेंस होगा अनमोटाइज वाला, सबसे पहले आप उसको डेबिट करिए। अगर कुछ जरूरत पड़ेगी फिर आप पीएनएल को यूज करके चलेंगे, तो आप देखेंगे सिमिलर ट्रीटमेंट, तो जो आपने समवेयर रेवेन्यू के अंदर करा वही ट्रीटमेंट आपका यहाँ पर नजर आएगा। क्या ये चीज क्लियर होती है? आखिरी सर, अगर आपका नॉन डेप्रिशिएबल एसेट है तो याद कीजिए आपने कैपिटल रिजर्व को क्रेडिट किया, कैपिटल रिजर्व में आपने ट्रांसफर किया था अमाउंट, अगर कंडीशंस के साथ अप्लाई नहीं करना, ऑब्लिगेशन अगर आपकी कोई नहीं, तो अब वहां पर क्या करेंगे, कैपिटल रिजर्व क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो अगर मुझे बताइए क्या रिफंड जो है वो रेक्टिफिकेशन है, या अगर आपको ट्रीटमेंट क्लियर है कि सर क्या करना है ग्रांट को, उसका उल्टा ही है बस, उसका बिल्कुल उल्टा है। क्या ये चीज क्लियर होती है? सर हर एक स्टैंडर्ड की कुछ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स है, ये रही सर इसकी डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। सर जो भी अकाउंटिंग पॉलिसी आपने अडॉप्ट करी है गवर्नमेंट ग्रांट के लिए, कह रहे हैं वो आपको बतानी है, इंक्लूडिंग द मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दूसरा, जो भी नेचर है और एक्सटेंट ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट है जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिकॉग्नाइज करा है, इंक्लूडिंग अगर आपको कोई नॉन मॉनेटरी ग्रांट मिली है, तो आपको वो ग्रांट जो है वो आपको दिखानी होगी, चाहे कंसेशन रेट के ऊपर है चाहे फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको बताना है। देन देयर आर सर्टेन स्मॉल पॉइंट्स, जिसमें पहला पॉइंट क्या आता है कि अगर कोई भी कंटीजेंसी गवर्नमेंट ग्रांट को लेकर रिलाइज होती है आफ्टर रिकॉग्निशन ऑफ ग्रांट, आपने ग्रांट रिकॉग्नाइज कर ली थी क्योंकि कंडीशन फुलफिल हो रही थी, मींस कंडीशंस विल बी कंप्लाइड, रीजनेबल सर्टेनिटी वाज देयर, और कलेक्शन हो जाएगा, ऐसा सिचुएशन था, तो तुमने ग्रांट को रिकॉग्नाइज कर लिया, लेकिन सर बाद में ग्रांट को लेकर कंटीजेंसी होगी, सर पता नहीं आएगी नहीं आएगी, तो कह रहे हैं इसको आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 के तहत ट्रीट करके चलेंगे, कंटीजेंसी के तहत इसको आप ट्रीट करके चलेंगे। सर अगला, गवर्नमेंट ग्रांट अगर आपको अवार्ड अवार्ड करी गई है किसी इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए टू एन एंटरप्राइज रेदर देन एन इंसेंटिव टू अंडरटेक स्पेसिफिक एक्सपेंडिचर, किसी फैक्ट्री के अंदर आग लग जाती है, बॉयलर फट जाता है, ठीक है मान लेते हैं, बहुत ज्यादा डैमेज हो जाता है, अब सीधी सी बात है अगर उसको सपोर्ट नहीं करा गया वो खत्म है, ठीक है, उसका पूरा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है जितने लोग हैं वो सबकी लाइफ अफेक्ट होगी, तो गवर्नमेंट कहती है हम सपोर्ट करके चलेंगे, वी आर प्रोवाइडिंग यू द इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट, ठीक है, हम आपको सपोर्ट प्रोवाइड करके चलेंगे, तो यहाँ पर जो आपको ग्रांट मिलेगी वो किसी स्पेसिफिक खर्चे के लिए नहीं दी गई है, लेकिन इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए दी गई। तो ऐसी जो ग्रांट आपको मिली है बेटा, उसको आप इनकम की तरह ट्रीट करके चलेंगे उस पीरियड के अंदर इन विच यू क्वालिफाई टू रिसीव दैट, और इसको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की तरह ट्रीट करा जाता है एज पर एस 5। अगला, अगर ग्रांट आपको मिली है फॉर द कंपेंसेशन ऑफ फॉर एनी एक्सपेंस या लॉसेस, आपके प्रीवियस अकाउंटिंग पीरियड के अंदर कुछ खर्चे हुए थे या कुछ लॉसेस हुए थे, अब उसको कंपेंसेट करने के लिए सरकार आपको कहती है हम आपको ग्रांट देकर चलेंगे, तो आप उसको इनकम स्टेटमेंट में रिकॉग्नाइज करके चलते हैं उस टाइम पीरियड में, उस पीरियड में जिसमें वो रिसीवेबल है एज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम इफ अप्रोप्रिएट, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5 के तहत। यहां पर आपका पूरा का पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 जो है रिवाइज हो जाता है। दिस इज ओवर, डन। अब हमने करने हैं बेटा इसके क्वेश्चंस, तो चलिए, अब बेटा मैंने आपको क्या करा है, एक एडिशनल नोट्स प्रोवाइड करें हैं, ठीक है, ये तो मेरी हैंडराइटिंग की जो बहुत खूबसूरत है, आपने देख लिया होगा, तो कुछ बच्चों से हो सकता है बेटा ना भी पढ़ी जाए मेरी हैंडराइटिंग, तो इस वजह से एक और एक्स्ट्रा फाइल जो है आप लोगों के लिए क्रिएट करी गई है, यू कैन जस्ट कैलकुलेट दिस फाइल, ये सब लिखा हुआ है, और कुछ बच्चों को बेटा कंफ्यूजन होती है किसके अंदर की सर सब्सिडी क्या है, गवर्नमेंट ग्रांट क्या है, और असिस्टेंस क्या है, तो मैंने यहाँ पर एक चीज ऐड कर दी है आप लोगों के लिए, आएंगे बेटा देखेंगे जरा कि सर होता क्या है। अच्छा, अगर आपको रिवाइज करना है या देखना है गवर्नमेंट ग्रांट में, चेक करिए क्या वो टोटल इन्वेस्टमेंट या कैपिटल आउटले से रिलेटेड है और कोई रीपेमेंट तो एक्सपेक्टेड नहीं है। अगर तुम्हारा जवाब है यस, तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, क्या कर दोगे, कैपिटल रिजर्व में डाल दीजिए, कहां डाल दीजिए, कैपिटल रिजर्व में उसको डाल दीजिए। सर अब वो मैं आपको अब बोलता हूं कि अगर आपका आंसर है नो, फिर चेक करो क्या वो किसी फिक्स एसेट रिलेटेड है, डेप्रिशिएबल, तुम कहते हो यस सर, तो उस केस के अंदर क्या करोगे, या तो एसेट की कॉस्ट में से घटा दीजिए या डेफर्ड इनकम की तरह ट्रीट कर दो, ठीक है, और अगर तुम कहते हो नहीं सर
वो रेवेन्यू ग्रांट से रिलेटेड है। तो यहाँ तो तुम क्रेडिट कर लेंगे P&L के अंदर, या अदर इनकम की तरह, या एक्सपेंस में से घटा दीजिए। तो अल्टीमेटली आपका ये 4 लाइनों के अंदर पूरा का पूरा स्टैंडर्ड के अंदर करना क्या, क्वेश्चन के अंदर क्लियर हो गया। दिस इज व्हाट यू डू इन क्वेश्चन, बस यही करना है सर। अगला, गवर्नमेंट असिस्टेंस वर्सेस गवर्नमेंट ग्रांट वर्सेस सब्सिडी। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। वैसे सिर्फ एक्स्ट्रा ज्ञान यहाँ पे दिया जा रहा है, मेरे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से खत्म हो चुका हूं। क्योंकि बच्चों को कई जगह में डाउट रहता है, सर ये गवर्नमेंट असिस्टेंस गवर्नमेंट ग्रांट और उसमें डिफरेंस क्या है। ओनली फॉर दैट पर्पस आई हैव एडेड दिस। सर गवर्नमेंट असिस्टेंस जो है वो एक ब्रॉडेस्ट टर्म, कोई भी गवर्नमेंट एक्शन जिसकी वजह से बेनिफिट मिल रहा है किसी स्पेसिफिक एंटरप्राइज को या क्लास ऑफ एंटरप्राइज को, उसको हम असिस्टेंस बोल देते हैं। इसके अंदर वो बेनिफिट जो कि इनडायरेक्ट है या जनरल है, वो हम यहाँ पे कंसीडर नहीं करते हैं, जिसको आप रीजनेबली वैल्यू नहीं कर सकते मॉनेटरी टर्म्स के अंदर, वो आप यहाँ पे कंसीडर नहीं करते। जैसे गवर्नमेंट ने क्या करा, एक लोन गारंटी प्रोवाइड करी ताकि कंपनी को बैंक फाइनेंस मिल जाए चीपर रेट के ऊपर, फ्री टेक्निकल या मार्केटिंग एडवाइस दे दी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने। या फिर गवर्नमेंट जो है वो रोड्स बेटर बना रही है, पोर्ट्स बेटर बना के चल रही है इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर। तो ये आपके क्या हो गए हैं, एग्जाम्पल हो गए हैं। तो यहां पर क्या हो रहा है, इनडायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है, किसी एक एंटरप्राइज को बेनिफिट नहीं मिल रहा, इनडायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है सबको। आंध्र प्रदेश के अंदर सब्सिडाइज रेट के ऊपर बिजली दी जाती है सबको, बैकवर्ड एरिया के अंदर 10 रुपए की जगह 3 रुपए पर यूनिट, तो बेनिफिट सबको मिल रहा है। तो ये क्या है, गवर्नमेंट असिस्टेंस है। अगला क्या है, गवर्नमेंट ग्रांट। गवर्नमेंट ग्रांट समझ लीजिए असिस्टेंस का एक सबसेट है, असिस्टेंस का एक हिस्सा है। ठीक है, जो कैश या काइंड में होता है कि अगर तुमने कंप्लाई कर रहा है पास्ट या फ्यूचर परफॉर्मेंस के साथ, वैल्यू होनी चाहिए और नॉर्मल ट्रेडिंग ट्रांजेक्शन से सेपरेट कर सकते हो। आपने कोई जमीन दी फ्री ऑफ कॉस्ट, कैश मिला सैलरी कॉस्ट को मीटअप करने के लिए, मशीनरी के अगेंस्ट ग्रांट मिली 20% की, इंपोर्ट ड्यूटी थी वेव कर दी। ठीक है सर, सब्सिडी क्या होता है, सब्सिडी गवर्नमेंट ग्रांट की ही एक फॉर्म है। और अकाउंटिंग सेक्टर 12 itself lists सब्सिडी, कैश इंसेंटिव, ड्यूटी ड्रॉबैक एज एन एग्जांपल ऑफ ग्रांट। वो उसको सेपरेट आइटम में ट्रीट ही नहीं करता है। सर कैपिटल इन्वेस्टमेंट सब्सिडी जो होगी, जैसे 25% इन्वेस्टमेंट का बैकवर्ड एरिया के अंदर, ठीक है, ये आपका एग्जांपल हो गया, खत्म। इंटरेस्ट सब्सिडी हो गया ऑन लोन टर्म, ये आपके क्या हो गए, एग्जांपल आपके हो गए। आपका बेटा AS12 जो है यहाँ पर खत्म हो जाता है। ठीक है जी, नहीं बच्चों आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर के साथ पूरा का पूरा चैप्टर बेटा विद इन दिस रिवीजन कवर हो जाएगा, आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर ढंग से अभी सुन रहे हैं। सर जेड लिमिटेड एक फिक्स एसेट खरीदा 50 लाख रुपए का, एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ जो है वो 5 साल की थी, विद द सेल्वेज वैल्यू ऑफ 5 लाख। कह रहे हैं जब एसेट खरीदा तो कितने की दी थी बेटा, 10 लाख रुपए की। आपको जनरल एंट्रीज पास करनी थी पहले 2 साल के लिए, अगर ग्रांट आप वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट से घटा के चल रहे हैं। चलिए सर शुरू करते हैं। करेंगे फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू बैंक, कितने से, 50 लाख से, 50 लाख रुपए से। जब आपको ग्रांट ये मिली तब आप एंट्री पास करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट 10 लाख, 10 लाख डिप्रिसिएशन चार्ज करनी है। सर मैंने पहला ऑल्टरनेटिव फॉलो करा है, पहला ऑल्टरनेटिव ये था कि आप एसेट वैल्यू को घटाते हैं। अगर आप एसेट वैल्यू को घटाकर चल रहे हैं, सर 10 लाख रुपए का मेरा एसेट था, मेरे को 10 लाख रुपए की ग्रांट मिली, तो मेरा एसेट रह गया 40 का। सर सेल्वेज वैल्यू जो है वो है 5 लाख की, तो मिलता है 35 आता है। आप 35 को यूजफुल लाइफ से डिवाइड कीजिए 5 से, आपकी डेप्रिसिएशन हर साल कितनी आती है, 7 लाख। सो एवरी ईयर आई विल पास एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट 7 लाख, 7 लाख। और डेप्रिसिएशन को क्लोज करेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन 7 लाख, 7 लाख। सर आपका क्वेश्चन खत्म हो गया, वर्किंग नोट बना के दिखा देंगे 7 लाख की डेप्रिसिएशन के लिए, दैट्स इट, आपका क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाता है। सर अगला क्वेश्चन, सर जेड लिमिटेड ने एसेट खरीदा 50 लाख रुपए का, 5 लाख की सेल्वेज वैल्यू, 5 साल यूजफुल लाइफ, 10 लाख का ग्रांट मिला। सर लेकिन इस बार आप डेफर्ड इनकम की तरह ट्रीट करके चल रहे हैं, सो व्हाट विल चेंज इन योर आंसर। चलिए सर देखेंगे आपके आंसर में क्या चेंज आएगा। सर पहली एंट्री आपकी वही रहेगी, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना, सर 50 लाख और 50 लाख। लेकिन सर इस बार आप डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट की तरह ट्रीट करके चल रहे थे, तो सर जब आपको ग्रांट मिलेगी आप एंट्री क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट। ठीक है, कितने से, सर 10 लाख और 10 लाख। सर अब आप डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन करो, में से 5 लाख माइनस करके 5 से डिवाइड करोगे,
तो आप कहोगे हर साल डेप्रिसिएशन रहेगी 9 लाख, क्योंकि सेल्वेज वैल्यू है, रिटर्न ऑन स्ट्रेट लाइन मेथड यहाँ पर फॉलो होकर चल रहा है। तो 5 साल में आप 9 लाख की डेप्रिसिएशन चार्ज करके चलोगे, तो मींस एवरी ईयर इन द रेशियो ऑफ द डेप्रिसिएशन आप 2 लाख रुपए क्या करके चलोगे, डेफर्ड इनकम अपनी किताबों में रिकॉग्नाइज करोगे। सो आप अपनी किताबों में एंट्री पास करोगे हर साल के एंड में, डेफर्ड गवर्नमेंट अकाउंट ग्रांट अकाउंट डेबिट टू पी एंड एल 2 लाख 2 लाख, आप डेप्रिसिएशन की एंट्री पास, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट 9 लाख 9 लाख, और आप जो है वो क्लोज कर दोगे डेप्रिसिएशन अकाउंट को। ठीक है, तो प्रॉफिट एंड लॉस टू डेप्रिसिएशन 9 लाख हो गया सर खत्म। क्लियर है? दूसरे साल सिर्फ आपकी डेप्रिसिएशन की एंट्री पास होगी, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट वाली एंट्री पास होगी, और डेप्रिसिएशन को क्लोज करने की एंट्री पास होगी, खत्म सर। सर अगला क्वेश्चन आया, सर संतोष लिमिटेड को ग्रांट सर 8 करोड़ रुपए की गवर्नमेंट से फॉर सेटिंग अप फैक्ट्री इन द बैकवर्ड एरिया। सर संतोष लिमिटेड को फैक्ट्री ऑल्सो संतोष लिमिटेड को एक जमीन भी मिली फ्री ऑफ कॉस्ट स्टेट गवर्नमेंट से, और उसने उसको रिकॉर्डिंग ही करे किताबों के अंदर। एएस 12 की रिकॉर्डिंग बताओ क्या उसने सही करा या नहीं करा, चलिए सर डिस्कस करें। सर पहला, सर 8 करोड़ रुपए की जो ग्रांट आपको मिली है सेटअप करने के लिए फैक्ट्री बैकवर्ड एरिया के अंदर, दैट इज मोर ऑफ इन द नेचर ऑफ द प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन। ठीक है, सो वो कैपिटल रिजर्व के अंदर ट्रांसफर होना चाहिए, ना तो वो अवेलेबल है फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड, ना ही आप उसको डेफर्ड इनकम की तरह ट्रीट करके चल सकते हो। आपको ये लाइनें लिखनी पड़ेंगी आंसर के अंदर। ठीक है, सो इसने क्या करा, उसको यूज कर लिया है डिविडेंड के लिए, तो गलत है, बिकॉज ग्रांट आपको जिस पर्पस के लिए मिलती है आप उसी पर्पस के लिए यूज करके चल सकते हो, और किसी पर्पस के लिए यूटिलाइजेशन करके नहीं चल सकते। सर दूसरा, सर ये जो जमीन आपको मिली है फ्री ऑफ कॉस्ट स्टेट गवर्नमेंट से, आपने उसको अपनी किताबों में रिकॉर्ड ही नहीं करा। कह रहे हैं ये आपका केस हो गया नॉन मॉनिटरी फिक्स एसेट्स का। आपको अगर कोई नॉन मॉनिटरी एसेट मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट, सो दैट इज रिकॉर्डेड इन योर बुक्स एट नॉमिनल कॉस्ट, तो उसने नॉमिनल कॉस्ट के ऊपर उसको रिकॉर्ड करना चाहिए था, नॉमिनल वैल्यू के ऊपर। तो जो ट्रीटमेंट करा हुआ है वो बिल्कुल ठीक नहीं कर रखा है संतोष लिमिटेड ने, आंसर आपका खत्म हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़े। सर कंपनी एक्सपेंस द चैरिटेबल हॉस्पिटल, उसको सैलरी का उसने खर्चा इनकर करा टू द एक्सटेंट ऑफ 30 lakhs पर एनम, हर साल के लिए 30 लाख रुपए का खर्चा होता है सैलरी के लिए। कह रहे हैं एज अ सपोर्ट लोकल गवर्नमेंट ने क्या करा, लमसम पेमेंट कर दी 90 लाख रुपए की नेक्स्ट 5 years के लिए। कह रहे हैं आपको जनरल एंट्रीज पास करनी है कौन से साल के अंदर, फॉर द फर्स्ट ईयर, अगर आप उसको सेपरेट इनकम की तरह दिखा के चलते हैं, अगर आप उसको सैलरी कॉस्ट में डिडक्ट करके चल रहे हैं। सर सिंपल, सर अगर आपको ग्रांट मिली है तो पहले तो आप क्या एंट्री पास करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेफर्ड इनकम। आप सैलरी की पेमेंट करके चलेंगे तो होना क्या चाहिए, सैलरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, और आप डेफर्ड इनकम टू पी एंड एल करेंगे कितने अमाउंट से, 18 लाख रुपए से। वाई, क्योंकि 90 लाख रुपए का ये जो आपको ग्रांट मिला है 5 साल के लिए मिला, तो आप अदर पी एंड एल के अंदर आपने आपको ये क्या कर दिया, रिकॉग्नाइज आपने करके दिखा दिया। समझ आया सर? लेकिन अगर आप इसी को प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर अगर आप ट्रीट करके चलते हैं, डिडक्ट करके चलते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आप अपनी सैलरी माइनस करके दिखाएंगे, अगर आप दूसरे ऑल्टरनेटिव से चलते हैं। अगर तो सैलरी के 12 लाख जो है आप दिखाकर चलेंगे, खत्म सर, डन। सर अगला क्वेश्चन, सर टॉप एंड टॉप लिमिटेड ने बिजनेस सेटअप करा डेजिग्नेटेड बैकवर्ड एरिया में, जिसे कंपनी को क्या मिलेगी, सब्सिडी मिलेगी टू द एक्सटेंट ऑफ 20% ऑफ द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। कह रहे जिसके लिए कोई रीपेमेंट ऑर्डिनरी एक्सपेक्टेड नहीं है। सर प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन की नेचर का हो गया, शेयर होल्डर फंड का हिस्सा बनेगा, कैपिटल रिजर्व का हिस्सा बनेगा, ना तो अमाउंट आप डिस्ट्रीब्यूट करके चल सकते हो एज डिविडेंड, और ना ही आप उसको डेफर्ड इनकम की तरह ट्रीट करके चल सकते हो। Moreover, there was not condition that company should purchase any specified asset. कह रहे ना ही ऐसी कोई कंडीशन थी कि आपको कोई स्पेसिफाइड एसेट खरीदना है। कह रहे हैविंग फुलफिलिंग ऑल द कंडीशंस, कंपनी ने क्या करा है, ऑन इट्स इन्वेस्टमेंट ऑफ 50 करोड़ इन कैपिटल एसेट्स, रिसीव 10 करोड़ फ्रॉम द गवर्नमेंट इन जनवरी 2022। कह रहे गवर्नमेंट को क्या मिला, इसको क्या मिला, सरकार से 10 करोड़ पे मिल गया। कह रहे कंपनी जो है इसको ट्रीट करना चाहती है रेवेन्यू की तरह, और अपना लॉसेस जो है वो रिड्यूस करना चाहती है। क्या वो जस्टिफाइड है या नहीं है सर? नहीं सर, जो ग्रांट है आपकी प्रोमोटर्स कंट्रीब्यूशन नेचर की है, वो कैपिटल रिजर्व के अंदर जानी चाहिए। तो यहाँ पर जो कह रहे ये जो अमाउंट आपको मिला है, ना तो आप इसको डिविडेंड की तरह डिस्ट्रीब्यूट करके चल सकते हो, ना ही आप इसको डेफर्ड इनकम की तरह ट्रीट करके चल सकते हो। अब आपको सब पता है, लेकिन लिखने की आर्ट है। पेपर के अंदर एग्जामिनर क्या ढूंढेगा यहाँ पर, कि एज पर, पैराग्राफ नंबर याद रखिए तो बहुत बढ़िया, नहीं याद रहा कोई दिक्कत नहीं। एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12, accounting for government grant, where the government grant is in the nature of the promoter's contribution, that is they are given with reference to the total investment
इन एन अंडरटेकिंग और बाय द वे ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन टुवर्ड्स हिज कैपिटल आउटले, ठीक है, एंड नो रिपेमेंट इज ऑर्डिनरी एक्सपेक्टेड, तो इन दैट केस इट इज ट्रीटेड एज कैपिटल रिजर्व, दिस अमाउंट इज नीदर treated as neither available for distribution as dividend nor it is available nor it is treated as deferred income। अब ये वो ढूंढेगा एग्जाम में तुम्हारी आंसर शीट के अंदर, आपको नोट्स के अंदर भी ये चीज मिली, राइट। कह रहे इन द गिवन केस सब्सिडी ने क्या सब्सिडी जो रिसीव हुई है, कह रहे स्पेसिफिक एसेट्स रिलेटेड है नहीं ना रेवेन्यू नेचर की है, तो आपको क्या करना था, कैपिटल रिजर्व में लेकर जाना था, जो ट्रीटमेंट करा है वो गलत करा। सर चलो सर नेक्स्ट, कह रहे कैसे ट्रीट करके चलोगे अकाउंटिंग से 12 के तहत, 35 लाख रुपए रिसीव हुए थे लोकल अथॉरिटी से मेडिकल फैसिलिटीज के लिए। सर यहाँ तो अदर इनकम है, पीएनएल के अंदर क्रेडिट, यहाँ पीएनएल में क्रेडिट है सेपरेट आइटम, यहाँ अदर इनकम, यहाँ क्या करके चलोगे, स्टाफ के लिए तो इंप्लॉई बेनिफिट एक्सपेंस में से माइनस कर देंगे। सर नेक्स्ट, 100 लाख रुपए की सब्सिडी मिली है नोटिफाइड एरिया में सेटअप करने के लिए, प्रमोटर कॉन्ट्रीब्यूशन का है, वही कैपिटल रिजर्व वाली लाइन चिपका दोगे बेटा। सर इलस्ट्रेशन नंबर 7, जेड लिमिटेड ने एक मशीनरी फिक्स एसेट खरीदा 50 लाख रुपए के, यूजफुल लाइफ है 5 साल, सैलवेज वैल्यू 5 लाख, फिक्स एसेट परचेज जब करा तो ग्रांट मिली बेटा 10 लाख रुपए की, ठीक है। अब हुआ क्या, ग्रांट जो है उसको रिफंडेबल माना गया सेकंड ईयर के एंड में टू द एक्सटेंट ऑफ 7 लाख, कह रहे हैं 7 लाख तक की ग्रांट जो है वो रिफंडेबल होगी। सर पहले वाला ऑल्टरनेटिव आपने फॉलो किया हुआ था, यानी जब आपको ग्रांट मिली थी आपने अपने एसेट वैल्यू को घटाया था, अब आप जब ग्रांट वापस करेंगे तो आपको अपने एसेट की वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा। आप अपने एसेट्स की वैल्यू को बढ़ाकर चलेंगे तो क्या होगा, सर सोच के देखते हैं। सर आप अपने एसेट की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो उसने रिफंड की एंट्री पूछी थी, तो फिक्स एसेट टू बैंक एंट्री हो जाएगी 7 लाख रुपए से खत्म। चले आगे। सर अगला केस, एक फिक्स एसेट आपने खरीदा था 20 लाख रुपए का सर, सर और आपको ग्रांट मिली थी कितने की, 8 लाख रुपए की, कह रहे हैं रेजुअल वैल्यू थी 4 लाख और 4 साल की ही लाइफ थी, कह रहे हैं डेप्रिसिएशन एसएलएम बेसिस के ऊपर थी, और एसेट को आप बैलेंस शीट के अंदर नेट ऑफ ग्रांट दिखाते हैं, यानी ग्रांट को आप माइनस करते हैं, तो 20 में से आपने 8 माइनस कर दिया होगा, जब आपको ग्रांट मिली होगी तो बचा कितना, 12 लाख। अब सैलवेज वैल्यू जो थी वो थी 4 लाख रुपए की और 4 साल की ही लाइफ थी, तो हर साल बेटा जो है आप 2-2 लाख रुपए की क्या करके चलोगे, डेप्रिसिएशन जो है 4 लाख करके चलेंगे। उसने आपसे एंट्रीज पूछी है पहले 2 साल, अगर ग्रांट जो है वो 5 लाख रुपए की रिफंड हो रही है, कैसे करेंगे क्वेश्चन को। सर सबसे पहले फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, जब आपने एसेट खरीदा होगा, फिर उसके बाद जब आपको ग्रांट मिली होगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट 8 लाख 8 लाख, डेप्रिसिएशन चार्ज फ्री डेप्रिसिएशन टू फिक्स एसेट 2 लाख 2 लाख, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन 2 लाख, पहले साल यही होगा। दूसरे साल अब आपको क्योंकि वापस करनी पड़ेगी ग्रांट, तो तब आप क्या करने पड़ेंगे, फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक, एसेट की वैल्यू बढ़ाएंगे 5 लाख से। अब आपकी जो डेप्रिसिएशन होगी वो कितनी होगी, सर आपका एसेट था कितने का ओरिजिनल, सर ओरिजिनल एसेट था 20 लाख रुपए का, 8 लाख रुपए की आपने ग्रांट जो है वो माइनस करी थी तो बचा 12 लाख, 12 लाख के ऊपर पहले साल आपने 2 लाख रुपए की डेप्रिसिएशन लगाई थी, तो एसेट की वैल्यू बची 10 लाख। अब 10 लाख के ऊपर आपको कितना ऐड करना पड़ेगा, सर 5 लाख जो है आपको ऐड करना पड़ेगा, तो ये कितना हो गया 15। सर आपकी सैलवेज वैल्यू कितनी थी, 5 लाख की, 15 में से 5 गया तो बचा 10, 15 में से 5 गया तो बचा कितना, 10, राइट। और लाइफ कितनी थी, 3 साल की थी, 3 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। आपके पास डेप्रिसिएशन का जो है, सॉरी 3.33, डेप्रिसिएशन 2 माइनस करी, बिल्कुल हाँ 15 आ गया। अब 15 में से सैलवेज वैल्यू 4 है ना दोनों, 15 में से 4 माइनस करो 11 लाख, 11 लाख को 3 से डिवाइड करो 3.67, 3.67 एंड पी एंड टू डेप्रिसिएशन 3.67, खत्म सर, डन। अगला देख लीजिए सर, 1 अप्रैल 2021 को एबीसी ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट से ग्रांट मिली 300 लाख रुपए की एक मशीनरी एक्वायर करने के लिए, ठीक है। 1500 की ये मशीन थी, 300 की आपको ग्रांट मिली, ग्रांट वॉज क्रेडिटेड टू कॉस्ट ऑफ एसेट, यानी पहले वाला ऑल्टरनेटिव करा सर, यानी आपने क्या करा होगा, जब आपको ग्रांट मिली होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट, यानी डेप्रिसिएशन किसके ऊपर लगेगी, 1200 लाख के ऊपर, कह रहे लाइफ ऑफ द मशीनरी जो है वो 5 साल है और डब्ल्यूडीबी मेथड है, कह रहे कंपनी हैड टू रिफंड द ग्रांट इन मई 24 ड्यू टू नॉन फुलफिलमेंट ऑफ द सर्टेन कंडीशन, कह रहे मई 2024 के अंदर ग्रांट को आपको वापस करना पड़ेगा, कोई डेप्रिसिएशन जो है वो चार्ज नहीं करी। सर क्या करना चाहिए क्वेश्चन के अंदर बताएंगे, सर 1500 रुपए का आपका एसेट था, सर 1500 में से 300 जो है आप घटा दीजिए, आपके पास क्या बचेगा 1200, ठीक है। 1200 का आप डेप्रिशिएट करोगे ईयर 1 के अंदर
तो 240 की आपकी डेप्रिसिएशन आएगी। डेट ध्यान से देख लीजिएगा, ये आपकी कहानी है 1 अप्रैल 2021 की, हम बात कर रहे हैं 2024 में जाकर। तो मेरी डेप्रिसिएशन लगेगी कौन से साल की, 21-22 की डेप्रिसिएशन लगाओगे 240, आपका वैल्यू बचेगी 960। या की वैल्यू 1 अप्रैल 2022 को है, या मैं ऐसा बोलूं 31 मार्च 2022 की वैल्यू है। तो 22-23 के बाद डेप्रिसिएशन लगाओगे 960 के ऊपर बेटा 20% कैलकुलेट करिए, 192 आता है। माइनस कर दीजिए 31 मार्च 23 की वैल्यू आ जाती है। तो 960 में से 20% माइनस करता हूं, 768 आ गया। सर मैं 23-24 की डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, 23-24 की डेप्रिसिएशन इसका 20%, 153.6 आ जाता है। ठीक है, आपके पास क्या बचता है 614.40, यानी आपकी ईयर के एंड में 614.40 की डेप्रिसिएशन नहीं चल रहे। सीधी सी बात है कि आप 614 के अंदर अब आप क्या करोगे, क्योंकि पहला मेथड था तो ग्रांट जो रिफंड हुई है ऐड बैक करोगे, तो 914.40 जो है वो वैल्यू आ जाएगी। अब जो डेप्रिसिएशन लगाई जाएगी वो प्रोस्पेक्टिवली 914.40 के ऊपर प्रोस्पेक्टिव बेस के ऊपर लगा के जाएगी ओवर द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। खत्म सर, डन। ये करना, क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट थी वो यही थी। कह रहे हैं कि कैसे डील करोगे रिफंड के साथ, एज्यूमिंग डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करेंगे तो रिफंड के साथ ऐसे डील करके चलेंगे सर, ऐड कर। चलें सर आगे। सर इलुस्ट्रेशन नंबर 10, एक ए लिमिटेड में एक मशीनरी परचेज करी 40 लाख रुपए की, यूजफुल लाइफ 4 साल है, 16 लाख रुपए की। कहना जनरल एंट्री बताओ क्या करोगे रिफंड के लिए थर्ड ईयर में, अगर ग्रांट फिक्स एसेट के अंदर क्रेडिट करी थी या ग्रांट जो है वो डेफर्ड ग्रांट के अंदर क्रेडिट करी थी। सर 40 लाख रुपए का एसेट था, ठीक है। सर 16 लाख की ग्रांट मिली थी, तो पहले मेथड के अंदर आपने ये करा होगा 24 लाख, 24 में से आपने 4 माइनस करा होगा, सॉरी 8 माइनस करा होगा रेजिडुअल वैल्यू, और इसको 4 से डिवाइड करके, यानी हर साल 4 लाख रुपए की तुमने डेप्रिसिएशन जो है वो पहले साल पहले वाले मेथड में लगाई होगी। ठीक है, कह रहे हैं कि अगर थर्ड ईयर के में जाकर तुमको रिफंड करना पड़ेगा तो क्या करोगे। अगर थर्ड ईयर में रिफंड करना पड़ेगा कोई दिक्कत नहीं है, पहले वाले मेथड के अंदर तो फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक आपकी एंट्री हो जाएगी, कितने से 16 लाख और 16 लाख। हाँ, डेप्रिसिएशन का अमाउंट जरूर चेंज हो जाएगा, क्योंकि 40 लाख रुपए का एसेट था, 16 लाख रुपए की तुमको ग्रांट मिली थी, तो 24 बचा। तुमने पहले साल जो है 4 की डेप्रिसिएशन लगाई होगी, दूसरे साल की तुमने 4 की डेप्रिसिएशन जो है वो लगाई होगी। ठीक है, 4 साल ही लाइफ है ना, बिल्कुल। 4 4 की तुमने डेप्रिसिएशन लगाई होगी, तो 2 साल के बाद तुम्हारे एसेट की वैल्यू थी 16 लाख। अब तुमको अगर 16 लाख रिफंड करना पड़ेगा तो तुम्हारे पास 32 लाख रुपए जो है तुम्हारे एसेट की वैल्यू रहेगी, क्योंकि 4 लाख रुपए की क्या है रेजिडुअल वैल्यू है। तो 32 में से मैं 4 माइनस कर दूं और मैं 2 से यानी रिमेनिंग लाइफ से डिवाइड कर दूं, तो अब फ्यूचर के अंदर 12 लाख रुपए की, सॉरी 32 - 4 है ना बेटा, 4 है, 8 है, 8 है, रेजिडुअल वैल्यू 8 लाख है बेटा। 32 - 8 कितना हुआ 24, 24 को 2 से डिवाइड कर दो, 12 लाख रुपए की आप डेप्रिसिएशन जो है हर साल आप चार्ज करके चले। समझ आ गया, क्लियर। ऑब्वियसली यहां तुमको एक वो भी मिला कि सर अगली बार हम रिवीजन के लिए जब आ रहे हैं, जिस टॉपिक की रिवीजन है जरा उसकी किताबें अगर ले आएंगे तो थोड़ा सा और बेहतर हो जाएगा। अपने नोट्स ले आएंगे और बेहतर हो जाएगा, क्योंकि स्टडी मेटेरियल तुम्हारे सामने होता तो क्वेश्चन तुम बड़े आराम से देख सकते थे। अभी तो सुपर फास्ट स्पीड के अंदर तुमको लग रहा होगा, लेकिन समझ सब ऐसा नहीं होगा कि वो समझ नहीं आ रहा, समझ सब आ रहा होगा, लेकिन यस किसी को हो सकता है स्पीड थोड़ी सी ज्यादा लग रही है। ठीक है, चलो सर, अगर डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट की तरह ट्रीट करा था सर तब क्या होगा, सोच के चलते हैं। सर डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट की तरह ट्रीट करा होगा तो 16 लाख रुपए का जो है मेरी ग्रांट थी, सर डेप्रिसिएशन की रेशो के अंदर चार्ज करके चलूंगा सर, राइट। अब यहां पर तो डेप्रिसिएशन सेम ही रहेगी ना हर साल, कितनी डेप्रिसिएशन रहेगी चलो देख लेते हैं सर। सर मेरा एसेट था कितने का सर, सर 40 लाख रुपए का एसेट था, 8 लाख रुपए की रेजिडुअल वैल्यू थी, 4 से डिवाइड करूंगा 32 को, तो आपके पास 8 लाख रुपए की डेप्रिसिएशन हर साल आ जाएगी, यानी पहले साल 8 लाख, दूसरे साल 8 लाख डेप्रिसिएशन लगाई होगी। सर मेरा एसेट जो था वो 40 का था, 40 में से अगर 8 8 करके 2 बार डेप्रिसिएशन लगाई तो 24 की वैल्यू रहेगी, यानी मेरी किताबों में एसेट जो होगा वो 24 लाख रुपए का होगा, राइट। अब सर अगर डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट वाला कैसे, अरे भाई मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा, मेरी डेप्रिसिएशन के ऊपर कोई असर नहीं है, मेरी डेप्रिसिएशन जैसे पहले निकल रही थी बिल्कुल वैसे ही है, तो आगे भी 8 लाख ही रहेगी। ये समझ आ रहा है सभी को, आगे भी क्या रहेगा 8 लाख ही रहेगा। लेकिन सर ये जो 16 लाख रुपए का ग्रांट आपको मिला हुआ था, आपने इसको इनकम की तरह ट्रीट करा होगा 4 साल में, तो पहले साल 4 लाख ट्रीट करा होगा, दूसरे साल 4 लाख ट्रीट करा होगा, तो अब इसका बैलेंस जो है वो 8 लाख बचा हुआ है।
अब रिफंड करना पड़ेगा तो क्या करना पड़ेगा, डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैंक, कि 16 लाख रिफंड करना है, 8 लाख इधर है तो 8 लाख इधर हो गया, खत्म सर। क्लियर। एक चैरिटेबल हॉस्पिटल है, सैलरी डॉक्टर्स को इनकम होती है 30 लाख तक की, लोकल गवर्नमेंट कहती है लो भाई हमसे पकड़ो 90 लाख रुपए, तो ठीक है अगले 5 साल की सैलरी मीटअप करो। चौथे साल के स्टार्टिंग में ही आप कंडीशन को मेटअप नहीं कर पाए, आपको पूरा का पूरा 90 लाख वापस करना पड़ा। सोचना शुरू करते हैं, सर 90 लाख रुपए की ग्रांट थी, तुमने इसको अदर इनकम की तरह ट्रीट करा होगा, ठीक है, अदर इनकम की तरह ट्रीट करा था तुमने, तो सीधी सी बात है 18 लाख, दूसरे साल 18 लाख और तीसरे साल 18 लाख, 3 साल में 54 लाख इनकम रिकॉग्नाइज कर ली थी। लेकिन डेफर्ड तुम्हारे पास अभी भी कितना पड़ा होगा, 36 लाख है। अब वापिस करना पड़ेगा तो क्या होगा, डेफर्ड ग्रांट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू बैंक, सर वापिस तो 90 लाख करना पड़ा, 36 यहाँ पर है तो पीएनएल में कितना आएगा, 54, खत्म। अगला क्वेश्चन देख लो, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 7। सुप्रिया लिमिटेड को ग्रांट मिली है 2500 लाख रुपए की गवर्नमेंट से वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए जो कैरी आउट करके चलनी है कंपनी के एम्प्लॉइज के लिए। ग्रांट जो है प्रिस्क्राइब करी गई है, कंडीशन फॉर यूटिलाइजेशन 22-23 में पता लगा कि कंडीशन के साथ कंप्लाई नहीं करा गया है और ग्रांट को रिफंड करना पड़ेगा। ठीक है, बस आपको कमेंट करना था, बोलो क्या करोगे। सर सीधी सी बात है, ग्रांट जो है वो रिफंडेबल हो जाती है, ठीक है, तब आप क्या करके चलोगे सर, एक तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की तरह ट्रीट करा जाता है AS5 के चलते। दूसरा, अगर ग्रांट जो है वो रेवेन्यू नेचर की थी तो आप यहाँ पर आप ग्रांट के अंदर अगर कुछ बैलेंस पड़ा होगा तो पहले उसको यूटिलाइज करोगे, बाकी आप पीएनएल से क्या करके चलोगे, एडजस्ट करोगे। पर अगर मान लो डेफर्ड गवर्नमेंट में कोई बैलेंस ही नहीं पड़ा हुआ गवर्नमेंट ग्रांट के अंदर, तब आप क्या करके चलोगे, पूरा का पूरा क्या आप पीएनएल के अंदर चार्ज कर दोगे, खत्म, डेबिट कर दोगे, हो चुका सर। सर एक्स्ट्रा क्वेश्चन, आरटीपी टास्क पेपर, ठीक है, हाइजीन वाला कुछ स्टडी में बाद में ऐड कर दिया गया। सर हाइजीन लिमिटेड जो है उसको 50 लाख रुपए की ग्रांट मिली है गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से, टुवर्ड्स इंस्टॉलेशन ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल ऑन फुलफिलमेंट ऑफ द सर्टेन कंडीशंस। कंपनी जो है वो कंप्लाई नहीं कर पाई कंडीशन के साथ, आपको रिक्वायर्ड था कि रिफंड करना पड़ेगा सेट अमाउंट 2020, यानी 8 साल बाद। कंपनी ने डिसाइड करा कि वो इस मशीन को सेट the company debited the said amount to its machine account in 2020 on the payment of the same. It also reworked the depreciation for the said machinery from date of purchase and passed necessary adjusting entry to incorporate the retrospective impact on the same. क्या ट्रीटमेंट कंपनी ने सही करा या नहीं करा, क्या कहते हैं, क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार दोबारा से। 50 लाख रुपए की ग्रांट मिली थी एक इंस्टॉल करने के लिए पोल्यूशन कंट्रोल मशीनरी, कंपनी ने क्या करा, कंप्लाई नहीं करा है कंडीशन के साथ, उसको 2020 में पैसा वापस करना पड़ जाएगा। कंपनी ने क्या करा, जो सेट अमाउंट था वो डेबिट करा मशीनरी अकाउंट के अंदर इन 2020 ऑन पेमेंट ऑफ द सेम, यानी एंट्री क्या कर दी होगी जब रिफंड करा मशीनरी टू बैंक, कह रहे, और उसने फिर डेप्रिसिएशन भी जो निकाली वो डेट, लेकिन डेट ऑफ परचेज से निकाली, यानी जो ओरिजिनल डेट थी यानी 2012, डेप्रिसिएशन लेकिन बेटा 2012 से निकाला, ठीक है, और उसको क्या करा, रेट्रोस्पेक्टिव इंपैक्ट के साथ क्या करा, डेप्रिसिएशन चार्ज करी। क्या सही करा, नहीं सर, आपने यहां पर क्या करा था, कॉस्ट ऑफ एसेट आपने घटाई होगी जब आपको ग्रांट मिली होगी, अब जब रिफंड होगी ग्रांट तो आप एसेट की वैल्यू ही बढ़ा के चलोगे, तो जो भी रिवाइज वैल्यू होगी आप उसको डेप्रिशिएट करके चलते हो ओवर द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। तो लेकिन यहां पर आपने क्या करा, 2012 से ही रेट्रोस्पेक्टिवली क्या करा आपने, डेप्रिशिएशन चेंज कर दिया, जो कि एक गलत ट्रीटमेंट है, इम्प्रॉपर है और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 के तहत नहीं है। आंसर पढ़ के देख लो, हाइजीन लिमिटेड हैज रिसीव्ड अ ग्रांट ऑफ 50 लाख इन 2012 फ्रॉम अ स्टेट गवर्नमेंट towards installation of pollution control machinery on fulfillment of certain condition. However, the amount has to be refunded since it failed to comply. Accounting for government grant requires that amount refundable in respect of the government grant related to fixed asset, specific fixed asset, should be recorded by increasing the book value of the asset. करें या तो एसेट की बुक वैल्यू बढ़ाओ, ठीक है, या फिर कैपिटल रिजर्व रिड्यूस करो, वही वाला केस आ गया, अगर नॉन डेप्रिशिएबल वाला होता है तो कैपिटल रिजर्व वाला आ गया, या फिर डेफर्ड इनकम की तरह बैलेंस की तरह ट्रीट करके चलो एज अप्रोप्रिएट। कैन it is clear that in the first alternative where the book value of the asset is increased, depreciation on revised book value should be prospectively provided over the residual
यूजफुल लाइफ। क्लियर है सर? तो इस केस में जो ट्रीटमेंट करा है वो इम्प्रॉपर है और वॉयलेशन है। क्या ये चीज क्लियर हो गई? आगे बढ़ सकते हैं? चलो सर। आरटीबी सितंबर 2024 का सवाल। एनर्जी लिमिटेड हैज एक्वायर्ड a जनरेटर on 1st of April 2023 for 100 lakhs। एक जनरेटर खरीदा है 1 अप्रैल 2023 को 100 लाख रुपए का। 2 अप्रैल 2023 को उन्होंने अप्लाई करा है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट अथॉरिटी को सब्सिडी के लिए। कह रहे सब्सिडी जून 2024 में जाकर मिली, जब अकाउंट 2023-24 के फाइनलाइज हो गए थे। कंपनी ने गए अकाउंट नहीं करा था सब्सिडी को फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 24। क्वेश्चन ये है क्या ये एक प्रायर पीरियड आइटम है, और दूसरा हाउ शुड द सब्सिडी बी अकाउंटेड इन अकॉर्डेंस विद अकाउंटिंग ईयर। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, चलो बताओ क्या करना चाहिए। सर पहली चीज, प्रायर पीरियड आइटम की अगर आप बात करके चलते होंगे एस 5 में डिफाइंड है। और प्रायर पीरियड आइटम क्या है? कोई भी एरर या ओमिशन, ठीक है, जो आपका हुआ था उसके चलते है ना। मतलब अगर मान लो कोई पॉलिसी चेंज हो जाती है रेट्रोस्पेक्टिव, वो एरर ओमिशन थोड़ा ना था। अगर एरर और ओमिशन है तभी वो प्रायर पीरियड आइटम है ना, इन वन और मोर पे ना, अदरवाइज तो नहीं है। यानी आइटम्स ऑफ इनकम और एक्सपेंस, ठीक है, जो किसके चलते इस साल रिकॉग्नाइज हुई है, क्योंकि एरर और ओमिशन हुआ था इन वन और मोर प्रीवियस पीरियड्स, राइट। अब यहां चेक करो, आपने सब्सिडी के लिए जो अप्लाई करा था, क्या उसको प्रायर पीरियड आइटम मानना चाहिए? क्वेश्चन सिर्फ इतना है। सर देखिए, अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट वाला अगर आप स्टैंडर्ड देख के चलते हो, कह रहे ग्रांट को आप रिकॉग्नाइज ही तभी करके चलते हैं कि अगर एक रीजनेबल एश्योरेंस है कि एंटरप्राइज विल कंप्लाई विद द कंडीशन एंड सब्सिडी विल बी रिसीव्ड, और दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। सिर्फ आपने एप्लीकेशन दे दी तो वो एक रीजनेबल एश्योरेंस नहीं है कि भाई आपको सब्सिडी मिलेगी मिलेगी। ठीक है, लेटर ऑफ सेंक्शन रिक्वायर्ड है कि हाँ जी सेंक्शन कर दिया हमने, तभी एश्योरेंस में मान के चलूंगा। ठीक है, पैसा बाद में आया लेकिन एक लेटर ऑफ सेंक्शन तो दे दो, हाँ जी भी अप्रूव हो गया जी। कहेंगे सिंस सब्सिडी जो है वो ग्रांट कब हुई? जून 2024 में, और अकाउंट्स क्लोज हो गए थे कब? 2023-24 में। तो क्या मुझे इसको एक प्रायर पीरियड आइटम मानना चाहिए? क्या ये गलती है? नहीं सर, मैं तो यस कर दूं। सर सर्टिनिटी नहीं थी भाई कि पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा। अब पैसा जब तक मिलने की वो नहीं थी, कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही थी, मैंने ग्रांट को नहीं करा रिकॉग्नाइज। फर्दर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4 भी आ गया है, कहते हैं कि जो इवेंट अक्कर होते हैं आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, वो आप कौन से इवेंट एडजस्ट करके चलते हो? सिर्फ उन्हीं इवेंट्स को ना जब कंडीशन एग्जिस्ट करती थी ऑन द बैलेंस शीट डेट, है ना, और जो डेट ऑफ अप्रूवल तक हुए हैं। अब यहां पर क्या कंपनी करेक्ट है? बिल्कुल सर, कंपनी यहाँ पे करेक्ट है। अगर आप एडजस्ट करके नहीं चलते हो तो कंपनी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ठीक है, अच्छा, दूसरा उसने क्या बोला था? दूसरा उसने बोला था कि आप कैसे सब्सिडी को डील करके चलोगे। सर फिक्स एसेट्स रिलेटेड है। सर आप कॉस्ट ऑफ एसेट में से क्या करके चल सकते हो? घटा के चल सकते हो, और रिवाइज जो भी अमाउंट रहेगा उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। सर ऑल्टरनेटिवली आप क्या करके डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट की तरह ट्रीट करके चल सकते हो। ठीक है, और उसको इनकम की तरह रिकॉग्नाइज करके चलोगे, जिस ऑर्डर में डेप्रिसिएशन चार्ज करी चली जाएगी। बोलो क्या ये चीज क्लियर होती है? राइट, क्या सभी को क्लियर होता है? ओके, explain in brief treatment of refund of government grant in line with AS12 in the following situation। गवर्नमेंट ग्रांट अगर रेवेन्यू से रिलेटेड है, क्या करा जाता है? अगर गवर्नमेंट ग्रांट रेवेन्यू से रिलेटेड है तो जो भी अमाउंट ऑफ रिफंड होगा, सबसे पहले डेफर्ड क्रेडिट के अगेंस्ट एडजस्ट करा जाएगा जो अनअमोर्टाइज है। उसके बाद अगर कुछ बचता है, जो भी ओवर एंड एक्सेस है अब किसके, डेफर्ड ग्रांट के, तो पीएनएल से होगा, या फिर जहां पर डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट है ही नहीं, क्रेडिट है ही नहीं, वहां पे पीएनएल से एडजस्ट करेंगे। स्पेसिफिक एक्सेस रिलेटेड है तब क्या करोगे? सर डिपेंड करता है आपने क्या ट्रीटमेंट करा हो। अगर आपने एसेट की वैल्यू में से घटाया था तो अब आप एसेट की वैल्यू को बढ़ाओगे। और अब दूसरा, अगर आपने एसेट की वैल्यू जो है वो अगर आपने डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट की तरह ट्रीट करके चला था तो डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट से पहले अनअमोर्टाइज जितना बैलेंस होगा उसको यूटिलाइज करोगे, फिर पीएनएल से एडजस्ट करोगे।
प्रमोटर्स कंट्रीब्यूशन नेचर का है तो आप कैपिटल रिजर्व के अमाउंट को क्या करके चलेंगे, घटाकर आप लोग चलेंगे। गॉट इट। चलिए सर, अब स्क्रीन पे तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन है, मैं जा रहा हूं ये वाला क्वेश्चन जरा आप लोग जरा करो एक बार। सर 60 लाख रुपए का सर आपको ग्रांट मिला था, 300 लाख रुपए की आपने मशीनरी खरीदी थी। ग्रांट जो है वो क्रेडिट करी गई थी कॉस्ट ऑफ एसेट में, लाइफ मशीनरी की 10 साल की डब्ल्यूडीबी मेथड था। जून 2019 में कह रहे रिफंड करनी पड़ी ग्रांट। ठीक है, आप जनरल एंट्रीज आपको पास करके चलनी थी 2019-20 की। सर सिंपल सी बात है, जब आपको ग्रांट रिफंड करनी पड़ेगी तो वहां पर पहली एंट्री तो क्या आप करोगे, सर एसेट वैल्यू को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि पहले आपने एसेट को क्या क्रेडिट किया था। तो आप कितना ग्रांट जो है रिफंड हो रहा है, पूरा 60 लाख। तो क्या एंट्री होनी चाहिए बच्चे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक 60 लाख 60 लाख। लेकिन बस पहले मुझे एक वर्किंग नोट बनाना है, आप लोगों ने बनाया होगा। ओरिजिनल एंट्रीज गायब हो गई, कोई बात नहीं, ओरिजिनल एंट्री हम कर देंगे। ठीक है, मशीनरी अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू बैंक कितना, 60 लाख और 60 लाख। और क्या होगा, डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी साल के एंड में। ठीक है, और फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू डेप्रीसिएशन। बस यही 3 एंट्रीज करनी है, और कोई एंट्री तो करनी नहीं है। ठीक है, अब ये कितना अमाउंट आना चाहिए देखो जरा। सर 300 लाख रुपए था, 60 लाख रुपए का गवर्नमेंट ग्रांट माइनस करा बच्चे, 240 रह गया। 240 के ऊपर पहले साल की डेप्रिसिएशन, दूसरे की डेप्रिसिएशन, तीसरे की डेप्रिसिएशन। सर अब इन्होंने क्या करा, 1 जून तक 2 महीने की डेप्रिसिएशन लगा दी सजेस्टेड में, जो मेरी ओपिनियन में नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि वो कह रहे हैं एज्यूम करो नो डेप्रिसिएशन चार्ज फॉर ईयर 1920। तो ये जो है वो गलत है मेरी ओपिनियन में। होना क्या चाहिए था, 174.96, इसी के अंदर आप 60 ऐड करते, जो वैल्यू आती आप उसी के ऊपर डेप्रिसिएशन जो है बेटा चार्ज कर देते। क्लियर है, डन। चलिए सर, जो अमाउंट आता वो डेप्रिसिएशन का हो जाता। सर लास्ट क्वेश्चन, बस। बस यही लास्ट, बस दैट वाज द लास्ट। देखना जब क्वेश्चन देख सकते हैं। 17 क्वेश्चन एक बार देख लीजिए। गवर्नमेंट ग्रांट मिली है 40% की टुवर्ड्स एक्विजिशन ऑफ मशीनरी 25 करोड़। बोलो क्या करना चाहिए सर, दो मेथड, एसेट की वैल्यू में से घटा दो, या डेफर्ड गवर्नमेंट ग्रांट की तरह डेफर्ड इनकम ट्रीट कर लो। डेफिनेशन के बारे में लिख दोगे, कैसे चार्ज होगी। कैपिटल सब्सिडी मिली है 150 लाख रुपए की, 300 लाख रुपए के प्लांट के ऊपर नोटिफाइड बैकवर्ड एरिया में। कैपिटल रिजर्व प्रोमोटर्स कॉन्ट्रीब्यूशन 50 लाख रुपए मिले हैं सेटअप करने के लिए प्रोजेक्ट नोटिफाइड एरिया में। अगेन कैपिटल प्रोमोटर्स नेचर की हो गई, तो कैपिटल रिजर्व के अंदर 5 लाख रुपए मिले हैं लोकल अथॉरिटी से कोरोना वैक्सीन के लिए एम्प्लॉय और उसकी फैमिली को देने के लिए, तो रेवेन्यू नेचर की ग्रांट हो जाएगी ये। अदर इनकम या P&L में सेपरेटली क्रेडिट, या फिर एक्सपेंस में से क्या करके चलोगे, माइनस करके। परफॉर्मेंस अवार्ड मिला है 500 लाख रुपए का गवर्नमेंट से, विद द कंडीशन की मेजर रेनोवेशन 3 साल में होगी, और 90% रुपए खर्चा हम कर चुके हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए, बैलेंस रेवेन्यू के लिए करा। जो आंसर पढ़ने वाला है वो इसका पढ़ने वाला है बस। कहने 500 लाख रुपए जो है वो आप क्या करके चलोगे पावर प्लांट के लिए, तो आप इसको या तो एसेट में से रिड्यूस कर दो, कॉस्ट में से रिड्यूस कर दो, या डेफर्ड इनकम की तरह ट्रीट करके चल दो। ठीक है, लेकिन क्योंकि आपने क्या करा, पूरा का पूरा पैसा कैपिटल, चाहे कल को बेटा तुमसे क्या कह सकती है, बेटा लाओ हमारा पैसा, है ना, गवर्नमेंट में लाओ जी रिफंड, वापिस रिफंड करो ग्रांट हमने जो तुमको दिए। खत्म सर, आपका ये स्टैंडर्ड जो है वो खत्म हो चुका है। डेफिनेटली क्वेश्चंस करने बैठे तो बेटा क्वेश्चंस तो बहुत करे जा सकते हैं, लेकिन रिवीजन क्या है, आई थिंक मोर देन सफिशिएंट। हमने आईसीए का एक एक क्वेश्चन रिवाइज करा स्टडी में, हमने एडिशनल 5 से 6 क्वेश्चन रिवाइज करके चले, एंड आई थिंक हमने 1 आवर के अंदर अंदर हमने चैप्टर जो है क्लोज कर दिए, वेदर उससे कम। ठीक है, तो दिस इज ओवर, आपका AS 12 यहाँ पे खत्म होता है।